हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका केमिकल गुरु अभिजीत श्रीवास्तव। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कुछ, हमने पॉलीमर्स के इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में बात किया। और खासकर हमने ऐसे पॉलीमर्स के बारे में बात किया था जो कैसे बन रहे थे, कैसे पॉलीमराइज हो रहे थे, बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहे थे। ठीक है, आज हम उन पॉलीमर्स की बात करेंगे जो बाई कंडेंसेशन मेथड द्वारा क्या होंगे, पॉलीमराइज होंगे। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमने देखा था कि वहाँ से किसी भी तरह का एलिमिनेशन नहीं हो रहा था और वहाँ चेन फॉर्मेशन होता है, मतलब एक के बाद एक चेन क्या होते जाते थे, जुड़ते चले जाते थे। जबकि कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होगा कि वहाँ से किसी न किसी एक सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर, HCl, NH3 या भी किसी तरह का अल्कोहल का एलिमिनेशन होगा। ठीक है, और हम कंडेंसेशन पॉलीमर को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, क्योंकि जैसे हम एडिशन में देख रहे थे कि एक चेन थी और इस चेन से धीरे धीरे क्या होते थे, जुड़ते चले जाते थे और एक सिंगल चेन बनाते थे। जबकि कंडेंसेशन में ऐसा नहीं होगा, यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। तो देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप पॉलीमराइजेशन। उसी में सबसे पहला है पॉलीअमाइड्स, कि पॉलीअमाइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलीअमाइड्स क्या होते हैं। देखो, पॉलीअमाइड्स वो होंगे जिनके पास अमाइड लिंकेज होगा। ऐसे पॉलीमर्स जो अपने चेन में, अपने लिंकेज में अमाइड लिंकेज रखते हैं या अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइड्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पॉलीमर्स पॉलीमर्स which have अमाइड लिंकेज। अब अमाइड लिंकेज क्या है मैं भी बताता हूँ, ठीक है। अमाइड which have अमाइड लिंकेज in their chains called polyamides। पॉलीअमाइड्स, देखो पॉली का मतलब बहुत सारे और अमाइड अमाइड का मतलब अमाइड ग्रुप, NH2 ग्रुप जो होता है। तो अब देखो, पॉलीअमाइड्स मतलब एक चेन में सिर्फ एक अमाइड लिंकेज नहीं होगा, बहुत सारा क्या होगा, अमाइड लिंकेज होगा। तो वही क्या कहलाएगा, आपका पॉलीअमाइड्स। जैसे कहाँ आपको देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल नायलॉन 6,6 में, ये इसका स्ट्रक्चर हमने देखा है, ठीक है। नायलॉन 6,6 में, या फिर नायलॉन ओनली 6, यहाँ 6,6 है, यहाँ सिर्फ 6 है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये दोनों का स्ट्रक्चर वही हम देखने वाले हैं। तो पहले हम नायलॉन 6,6 का देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, जो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर्स का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉलीमर है वो है आपका नायलॉन 6,6। तो पहला है नायलॉन 6,6। इसके बारे में हमने पॉलीमराइजेशन में भी बात किया था कि कैसे बनता था नायलॉन 6,6, ठीक है। और ये आपका क्या है, एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। तो चलिए फिर से आपको बताया हूँ, फिर भी एक बार चलो देखते हैं कि किसको किसको याद रहा है। जल्दी से पॉज करके आप चाहो तो खुद से नायलॉन 6,6 का स्ट्रक्चर बनाओ, पॉलीमराइज करो, और फिर पॉलीमर जो स्ट्रक्चर उसका बनता है उसका बना के आप देख सकते हो। तो पॉज करिए, बनाइए और देखते हैं किसको बनाने आता है। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किन किन लोगों ने बना लिया था। हम यहाँ दोबारा बनाते हैं। सबसे पहले कि जो नायलॉन है वो दो तरह के मोनोमर्स रखता है। पहला होता है एडिपिक एसिड और दूसरा था हेक्सा मिथिलीन डायअमाइन। ये दो तरह के मोनोमर्स थे। दोनों का मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ एडिपिक का। तो एडिपिक में C2 4 टाइम्स, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड। COOH होता तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, COH। यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OOH।
ये आपका एडिपिक एसिड हो गया। और हेक्सामेथाइलिन डायमीन बनाओगे तो CH2 6, इधर एक NH2 ग्रुप और इधर एक NH2 ग्रुप। ये हो गया आपका एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन का। ठीक, मैंने आपको बताया था कि अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, इसको भी चेंज कर लूं कि एक H को इसके साथ जोड़ के रखूं, एक H को बाहर, इसी तरह यहाँ पे। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ का OH इसके H के साथ मिलके क्या हो जाएगा, वाटर बना लेगा। तो यहाँ में -H2O, -H2O मतलब यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। सिमिलरली ऐसे दो मॉलिक्यूल्स तो ऐसे एक और एक मॉलिक्यूल होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे, तो इससे जो जुड़ेगा वो क्या करेगा, इसका H लेके बाहर होगा, और इधर जो जुड़ेगा वो इसका OH लेके बाहर होगा। तो अगर फाइनल में मैं इसका पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर लिखूं तो क्या लिखूंगा, यहाँ से क्या ये निकाल दो तो क्या बचा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, यहाँ बॉन्ड फ्री, फिर क्या हो गया CH2 का 4 टाइम्स, फिर यहाँ क्या हुआ C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों हट गए और ये बॉन्ड इसके बाद जुड़ जाएगा, तो ये हो गया NH, और ये इससे जुड़ा हुआ है CH2 6 टाइम्स, और ये हो गया आपका NH, और फर्दर ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके यहाँ से जुड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया N टाइम्स, क्योंकि हमने N मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसके भी N मॉलिक्यूल्स लिए गए थे और इसके भी N मॉलिक्यूल्स लिए गए, दोनों के N। तो वाटर भी कितना निकलेगा, N मॉलिक्यूल्स निकलेगा, क्योंकि कितने वाटर बनेंगे वो तो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स कितने लिए आए। तो हमने मान लिया कि N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हो रहे होंगे। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन हुआ, इसलिए क्या है, एक तरह का कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक, तो ये हमारा क्या बना, यही जो स्ट्रक्चर है हमारा क्या है, नायलॉन 6,6 है। नायलॉन 6,6 मैं पहले बता चुका हूँ, 6,6 रिप्रेजेंट करता है कि दोनों मोनोमर में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 और 6 हैं। ठीक है, अब देखो क्यों मैंने इसको बोला कि ये पॉलीएमाइड है। अगर आप देखो तो यहाँ ये चेन है पॉलीमर का, इसमें अमाइड लिंकेज है, ये देखो आगे भी जो मिलेगा उसमें भी आपको क्या मिलेगा, अमाइड लिंकेज। यही क्या है आपका अमाइड लिंकेज, जहाँ पे अमाइड लिंकेज, जहाँ पर भी आपको NH2 ग्रुप चेन के अंदर, चेन ग्रुप चेन के बीच में हो, किनारे साइड नहीं, चेन के बीच में, देखो इधर भी है, इधर बीच में, इधर भी है होगा और इधर भी होगा, तो बीच में। तो कहीं पर भी आपको बीच में अगर NH2 ग्रुप, जैसे NH2 तो सिंगल बॉन्ड के लिए है, तो यहाँ 2 बॉन्ड इसलिए एक H रिमूव हुआ है, तो कहीं पर भी आपको अमाइड लिंकेज दिखे तो वो किसके अंदर आएगा, पॉलीअमाइड्स। और देखो कई बार आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइड्स बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारा था, ये क्या हुआ है, पॉलीमराइजेशन हुआ है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन से क्या हमें मिला, नायलॉन मिला। अब ये नायलॉन तो बन गया हमारा, ठीक है। अब इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि ये बहुत ही अच्छा, जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल का मतलब क्या, खींचने वाला। तो ये क्या होता है कि जब आप बहुत खींचोगे तो भी ये जल्दी टूटता नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही साथ हम यहाँ इसके यूजेस लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हुए इसको पाएंगे। तो सबसे पहले ये जो यूज़ होगा आपका नायलॉन का, जो आप देखते हो थिन शीट्स बनते हैं, पतले पतले शीट्स बनते हैं। तो इन मेकिंग seats and automobile इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मेनली जो है हमारा
सीड्स फॉर्मेशन में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा है वह है नायलॉन 6। अभी तक हम नायलॉन 6 देखते आ रहे थे, ये है नायलॉन 6। तो जैसे 6 था, मतलब वहाँ दिखाया जा रहा था कि 2 टाइप्स के मोनोमर्स होंगे और दोनों टाइप्स के मोनोमर्स में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। यहाँ एक ही 6 है, मतलब यहाँ एक ही मोनोमर होगा। ठीक है, और एक ही मोनोमर होगा और उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो क्या होंगे, 6 होंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि नायलॉन 6 है क्या। तो लिखते हो साथ में, it is obtained by heating, sorry ऐसे लिख लो, it is obtained by caprolactam with water at very high temperature। जो टेम्परेचर होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा हमें, कैप्रोलैक्टम को जब हम वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, नायलॉन 6 मिलेगा। अभी कैप्रोलैक्टम क्या है इसको देखते हैं। तो देखो, कैप्रोलैक्टम एक 7 मेंबर्ड रिंग होती है। ठीक है, तो देखो मैं बना रहा हूँ कैप्रोलैक्टम। बेंजीन रिंग नहीं है ये 7 मेंबर्ड रिंग होगा। अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी सी है, सब में बना दे रहा हूँ, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका सी है। तो अगर देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड है और यहाँ पे एक उस रिंग में नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन अटैच्ड है। अब ये हमारा कैप्रोलैक्टम, बाकी जहाँ जहाँ आपका ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे H2 लगा लोगे, जहाँ जहाँ आपका नंबर कम पड़ रहा होगा वहाँ वहाँ आप H2 यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा है कैप्रोलैक्टम, इसी को बोलते हो आप कैप्रोलैक्टम। ध्यान रखना यहाँ बीच में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, बेंजीन रिंग मत बना देना। ये हमारा कैप्रोलैक्टम। अब इसको हम क्या करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में, यहाँ प्लस वाटर लिख रहा हूँ, प्लस वाटर में वाटर दिया जाएगा, वो प्लस वाटर लिख रहा हूँ। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा। जब ये हम कैप्रोलैक्टम को वाटर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो देखो क्या होता है। तो समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो होता क्या है कि ये जो रिंग है, अभी जो रिंग है, ये रिंग टूट जाता है। कैसे टूटता है वो अभी आपको यहाँ समझ में आएगा। तो हम वाटर को क्या लिख सकते हैं, क्या वाटर को हम H+ और प्लस OH- में लिख सकते हैं क्योंकि वाटर इस आयन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसको भी यही रहने दो, इसका भी काम नहीं है। यहाँ देखो, अगर यहाँ देखो तो यहाँ और यहाँ क्या N हमको पता है, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N से कम होगी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है तो मैंने बताया था आपको कि हेट्रोलिटिक मैनर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस बताया था। होमोलिसिस वहाँ होगा जहाँ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 हो या फिर बहुत कम हो। हेट्रोलिसिस कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। और यहाँ पे N की इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी ज़्यादा होती है और C की कम होगी। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये दोनों वो इस मैनर में इसके रिस्पेक्ट में टूटेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे ही खींचेगा ये क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है बीच वाला ब्रेक हो जाएगा। तो मैं यहाँ बना के लिख रहा हूँ कि क्या बनेगा। तो ये C
इधर C डबल बॉन्ड O। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो ये हो गया C, ये हो गया C, यहाँ पर C था, यहाँ पर बीच में एक C था और यहाँ पर एक N था, ठीक है। और H जोड़ लेना आप लोग, H मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ एक H, ठीक है। अभी वाटर कुछ नहीं किया है, अभी ये सिर्फ बॉन्ड इसके मैंने टूटा है, तो जिधर टूटेगा उस पर एक नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। जैसे ही अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर H प्लस है और OH माइनस है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, ये दोनों बैठे थे, इंतजार कर रहे थे इसी बॉन्ड टूटने का, कि जैसे टूटे हम उसके ऊपर टूट पड़े। तो जैसे ही ये देखा कि बॉन्ड टूटा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर अटैक कर दिया और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर अटैक कर दिया। पहले अटैक नहीं, इनकी वजह से बॉन्ड नहीं टूटा है, बॉन्ड किसकी वजह से टूटा है, ये इनके आपस की वजह से टूटा है, क्योंकि इनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया और ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। जैसे ही बॉन्ड बैठा, ये यही देख रहे थे कि कब ये बॉन्ड टूटेगा और हम अटैक करेंगे। जैसे ही बॉन्ड टूटा, इन्होंने अटैक कर दिया। तो जैसे इन्होंने अटैक किया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप पे आप बनाओ, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये अब रिंग टूट चुका है, तो मैं रिंग को खोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे खोलोगे तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये OH इस गैप के ऊपर जुड़ चुका होगा, तो यहाँ हो गया OH, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 CH2 बने हैं, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH2 5 टाइम्स पूरे यहाँ तक, और लास्ट में क्या आ गया, एक H पहले से था, एक और H जुड़ गया। क्लियर है। तो ये देखो हमारा बन गया। ये हमारा क्या है, अब एज अ मोनोमर काम करेगा। ये हमारा क्या हो गया, मोनोमर। अब फिर से क्या करोगे, आप हीट कर रहे हो, अभी भी क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। हीट जैसे करोगे तो इस NH2 को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इसको हम ऐसे लिखते हैं H और फिर सिंगल बॉन्ड H में। इसको जैसे हीट हमने फर्दर हीट किया तो ये क्या होगा, ये इसका OH बाहर निकल जाएगा और ये इसका H बाहर निकल जाएगा। मतलब जो वाटर यहाँ अटैक कर रहा था वही वाटर फिर से क्या होगा, एलिमिनेट होकर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया माइनस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे ये टूटा तो ये हमारे पास बन के चला है, तो यहाँ से ये निकल गया, तो फर्दर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH2 5 टाइम्स, ठीक है, और NH, और ये बॉन्ड फ्री रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे, तो यही चीज फिर फर्दर चलाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, पॉलीमर, ठीक है। और पॉलीमर में कौन सा, नायलॉन 6 का। 6 क्यों बोला जा रहा है, देखो C 5 टाइम्स और एक यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, एक ही बार है, एक ही मोनोमर है, यही बार बार रिपीट होगा, इसीलिए नायलॉन 6 बोला गया। तो ये आपका जो है, इसी को आप बोलते हो नायलॉन 6। क्लियर है, बात समझ में आया। तो पहले आपको करना क्या है, कैप्रोलैक्टम बनाना है, वाटर के वजह से हीट करो, हीट करोगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जैसे ब्रेक होगा ये बैठे रहेंगे, तुरंत जुड़ जाएंगे। जैसे ही जुड़ेगा, ये ग्रुप बड़ा हो जाएगा, बल्कि ग्रुप हो जाएगा, फैल जाएंगे, फैलने का मतलब सीधे हो गए। आपने थोड़ा और हीट किया तो जो जुड़े हुए थे वो दोबारा क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल हो रहा है मतलब तभी ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, दोनों निकल गए, ये बच गए, और यही चीज अब क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, तो यही क्या हो गया आपका नायलॉन 6 का पॉलीमर हो गया, ठीक है। अब इसके यूजेस आप देख लो कि इसके यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ आप यूज करते हो। इसके यूजेस बहुत सारे हैं, जैसे आप कोई स्ट्रिंग बना रहे हो, स्ट्रिंग मेकिंग में रोप्स बना रहे हो, ठीक है, वायर्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप गिटार वगैरह देखते हो तो उनके जो वायर्स होते हैं
उनके जो वायर्स होते हैं वो भी क्या किसके बनते हैं, नायलॉन 6 के बनते हैं। तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनमें आप वायर्स का यूज करते हो वो सारे वायर्स किससे बने होंगे, नायलॉन 6 के। तो आई होप आपको नायलॉन 6 और नायलॉन 6 में डिफरेंस समझ में आया होगा, क्योंकि वहाँ दो मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बना रहे थे, यहाँ एक ही मोनोमर मिलके पूरा पॉलीमर स्ट्रक्चर बना दिया है। क्लियर है, नोट डाउन करिए। चलो नेक्स्ट हमारा है रेजिन्स। जैसे हमने पॉलीअमाइड्स देखा कि चैन्स में अगर क्या है हमारे अमाइड्स लिंकेज हैं तो उनको आप क्या बोलते थे, पॉलीअमाइड्स। रेजिन्स क्या है ये समझो। रेजिन्स हमें कैसे मिलते हैं, रेजिन्स जो है हमें फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एसिड या कोई बेस कैटलिस्ट अगर हो, उनके प्रेजेंस में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड अगर रिएक्शन करेंगे तो उससे जो हमें मिलेगा वो हमें क्या कहलाएगा, रेजिन्स कहलाएगा। और उनसे हमें फिर क्या होगा, पॉलीमर्स बनेगा। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर्स जिनमें आप फिनॉल और ईथर के फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को के रिएक्शन से बना रहे हो, किसके प्रेजेंस में, ईथर एसिड और कोई भी बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पॉलीमर बना रहे हो, तो वो पॉलीमर आपके क्या होंगे, रेजिन्स पॉलीमर होंगे। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं हमने क्या रिएक्शन कराया है, फिनॉल का रिएक्शन किससे, फॉर्मल्डिहाइड से कराया है। तो सबसे पहले फिनॉल बनाओ आप, ये हो गया फिनॉल। ठीक, फॉर्मल्डिहाइड HCHO होता है तो उसको मैं ऐसे बना रहा हूं, HCHO। ठीक है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया फिनॉल और ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, इनका रिएक्शन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, ईथर एसिड या कोई बेस हो, बेस कैटलिस्ट। ठीक है, उनके प्रेजेंस में होगा तो देखो क्या क्या बन सकता है। ठीक है, क्या क्या बना सकते हो। तो सबसे पहले रिएक्शन कराओगे तो कौन सा बॉन्ड किधर टूटेगा वो आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर पाई बॉन्ड है और यहाँ पे C है और O है। हमें पता है कि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि टॉप मोस्ट के 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं, FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तीनों क्या है, पीरियोडिक टेबल के टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, तो भैया इसकी ज़्यादा इसकी कम, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड किस प्रोसेस से बॉन्ड टूटेगा, तो हेट्रोलिटिक मैनर में टूटेगा। हेट्रोलिटिक में क्या होता है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है उसकी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं। तो ये इसकी तरफ मूव कर गया, तो जब ये इसकी तरफ मूव किया तो नेक्स्ट यहाँ मैं नीचे बना रहा हूँ कि नेक्स्ट क्या हुआ होगा। तो एक बॉन्ड टूट गया होगा तो इसके ऊपर एक नेगेटिव, इसके ऊपर एक पॉजिटिव आया होगा और यहाँ पर H और यहाँ पर एक H जो लगा हुआ था, ये नीचे बना दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कमी गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो फिनॉल क्या कर रहा था, देख रहा था ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे ही कमी हुई इसने क्या किया, अपन यहाँ अब इसके पास H होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ ऑर्थो पोजीशन जानते हो ना, ऑर्थो ये होता है ऑर्थो पोजीशन, ये होता है आपका ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ये होता है मेटा पोजीशन और ये होता है आपका पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये रही बात कि कौन तीनों जगह H है, ऑर्थो पे भी H है, मेटा पे भी H है और पैरा पे भी। तो ध्यान रखना फिनॉल आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो आपका फिनॉल होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब अगर कोई बॉन्ड टूटेगा या कोई ग्रुप जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ सकता है, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, किसी एक पर। ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है और पैरा पे भी जुड़ सकता है। अब डिपेंड करता है कि मेजर कौन होगा। जैसे आप मेजर माइनर प्रोडक्ट बनाते थे तो डिपेंड करता है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
तो अभी हमें उससे मतलब नहीं कि स्टेबल कौन है, अभी हमें ये देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो मेटा पे तो कोई चांस ही नहीं है, कहाँ कहाँ चांस है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो या तो पैरा का या फिर ऑर्थो का एच क्या होगा, ठीक टूटेगा। कैसे टूटेगा, अब देखो ये सी है और ये एच है, ये क्या है, सी है और ये एच है और ये सी है। सी और एच में एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से कम होती है, तो ये जो बॉन्ड है वो इसके रिस्पेक्ट में टूटेगा, मतलब सी की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए सी की तरफ टूट गया। तो ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या होगा, ये ऐसे कुछ बनेगा, देखो ध्यान से, ये मैंने इसको ऐसे बना दिया डबल बॉन्ड को, यहाँ पे OH है, अब ये इसके ऊपर टूटा तो यहाँ जो C मौजूद है इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, और ये H टूट गया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया, तो इसके पास हो गया H प्लस। ठीक है, ध्यान से, जैसे ही ये नेक्स्ट स्टेप में हुआ होगा, ये ऐसे बने होंगे, ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के पास चला जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव के पास चला जाएगा और जुड़ जाएगा, ये सब जुड़ जाएंगे। तो जुड़ के क्या बनेगा वो ध्यान से देखो, कहाँ कहाँ जुड़ रहा है वो देखते जाओ। तो अभी हमने किसके लिए बनाया है, ऑर्थो पोजीशन के लिए बनाया है। ठीक है, ऐसा ही आप पैरा पोजीशन के लिए बनाओगे। तो यहाँ जुड़ा, यहाँ OH है ही, कोई दिक्कत नहीं है, OH को हमने कुछ किया ही नहीं है, OH से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये हमारा OH हो गया। ठीक, और यहाँ C था, C पे क्या जुड़ गया है, C एक और उसके साथ 2 H हैं, C जोड़ दिया, और ये O इस C के साथ जुड़ा हुआ है, और इस O के साथ ये H जाके जुड़ जाएगा, हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यही आपका क्या है, रेजिन्स है। अब ये कैसा है, ये ऑर्थो है, ऑर्थो पोजीशन वाला है, क्योंकि हमने ऑर्थो पोजीशन तक तोड़ा था H। ऐसे ही क्या जो पैरा पोजीशन पे होगा, क्या ये भी टूटेगा, तो यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल बनेगा वो पैरा वाला, तो क्या बनेगा, अब ऑर्थो से सब हट जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे, तो क्या वही ग्रुप CH2OH। ये किसके लिए कौन सा हो गया, पैरा वाला हो गया। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं अगर आप फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को ईथर और या फिर बेस कैटलिस्ट में अगर आप हीट करते हो, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके ऑर्थो और पैरा दोनों मॉलिक्यूल बनेंगे। अब इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल्स का यूज हम बैकेलाइट बनाने में करते हैं। ठीक है, कैसे हम बैकेलाइट बनाएंगे वो हम देखते हैं, तब तक आप इसको कॉपी करिए। यहाँ पे हम हीट भी देंगे प्लस हीट भी आप लिख लेना। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, क्विक क्विक। चलो, तो नेक्स्ट जो हमारा है बैकेलाइट पॉलीमर देखना है, और बैकेलाइट पॉलीमर कैसे बनेगा, वही जो हमने अभी रेजिन्स बनाया है उन्हीं के हेल्प से हम बैकेलाइट बनाते हैं। तो देखो हमारे पास 2 तरह के रेजिन्स थे, एक ऑर्थो पोजीशन वाले और एक पैरा पोजीशन वाले। तो पहले मैं ऑर्थो पोजीशंस वाले लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं ऑर्थो पोजीशंस वाले लेता हूँ। तो क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास, ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या था, CH2OH था। ठीक है, अब क्या होगा, हमने इसके N मॉलिक्यूल्स लिए और क्या कराया, पॉलीमराइजेशन कराया। पॉलीमराइजेशन से क्या होगा, पॉलीमर बनेगा। तो देखो क्या हो रहा है, और ये हमको पता है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो क्या होगा वो ध्यान से देखना। अब ऐसे बहुत सारे N मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक और मैं यहाँ बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, एक और सेम मॉलिक्यूल बना ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया OH। ये जो ऊपर वाला OH फिनॉल वाला है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से। यहाँ पर जो OH आपको दिख रहा है, ये OH क्या होगा, निकलेगा। अब जब ये OH निकलेगा तो इसको H चाहिए, रिमूवल ऑफ वाटर होने के लिए, वो कहाँ मिलेगा, वो किससे जुड़ेगा, दूसरे वाले से। ध्यान रखना, ऑर्थो वाला ऑर्थो पोजीशन पे ही जाके जुड़ेगा, ऑर्थो वाला ना मेटा पे जो जाके जुड़ेगा ना पैरा पे, ऑर्थो वाला ऑर्थो पर ही जुड़ सकता है। तो ये हुआ, ये आया यहाँ से। अब यहाँ पे क्या है, H, यहाँ पे क्या है H। तो अभी मैंने बताया था कि इसको तोड़ के ये इलेक्ट्रॉन इधर टूट जाएगा,
क्योंकि सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव जो है वो इस OH के साथ मिलके वाटर बना के बाहर हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे आके जुड़ जाएगा, तो ये एक ऐसे चेन बन जाएगी। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा। ध्यान से देखना, ये पहला वाला है जो यहाँ पे था, और यहाँ पे CH2। अब ये जो CH2 है वो किससे जाके जुड़ रहा है, इस वाले से, मतलब यहाँ पर एक फिर से रिंग फॉर्मेशन दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, ठीक है। और इस पर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर CH2, ठीक है, और यहाँ पे H निकल जाएगा तो एक बॉन्ड फ्री और एक बॉन्ड यहाँ फ्री। और ऐसे ही ऐसे थोड़ा तिरछा मैंने बना दिया, सीधा आप बना लो, ये बॉन्ड फ्री। और ऐसे क्या होंगे, जैसे जैसे आगे मॉलिक्यूल आता जाएगा ये जुड़ते चले जाएंगे। और यहाँ से क्या रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, तो n मॉलिक्यूल्स हमने लिया था, इसलिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर क्या होंगे, रिमूव होंगे। और यही क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा n टाइम्स तक। तो यही हमारा क्या हो गया, बैकेलाइट हो गया। इसे कौन सा है, देखो एक लाइन में मॉलिक्यूल्स अरेंज हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं लीनियर बैकेलाइट स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है बैकेलाइट का, लीनियर। लेकिन बैकेलाइट के कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर आप सोचो, ये हम कौन सा था, ऑर्थो पोजीशन का लिए हैं, ऑर्थो के लिए था। अगर आप खुद देखो, ऑर्थो के लिए तो हमने ऐसा बना दिया, लेकिन क्या पैरा के लिए पॉसिबल है, पहले तो ये सोचना होगा क्या पैरा के लिए पॉसिबल है। तो चलिए पैरा के लिए बना के देखते हैं। तो थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, पैरा के लिए बना के देखते हैं। चलो, तो हमने अभी ऑर्थो के लिए बना के देखा था, अब हम पैरा के लिए बना के देख रहे हैं बैकेलाइट का लीनियर स्ट्रक्चर। क्या पैरा के लिए बन पाएगा, ऑर्थो के लिए तो हमने बना लिया, तो अब पैरा के लिए तो हमने पैरा वाले मॉलिक्यूल्स उठाए, तो उठा लो अब भी पैरा वाले मॉलिक्यूल्स। ये हो गया OH, और अब पैरा पोजीशन पे क्या हो गया हमारा, CH2OH, ठीक है। एक ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक। और एक और ऐसा मॉलिक्यूल उठा लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एक और हमने मॉलिक्यूल यहाँ उठा लिया पैरा का, अब देखो जो हम वहाँ कर रहे थे वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ से OH निकालेंगे, ठीक है। इसका OH निकलेगा तो H कहाँ से निकलेगा, ये तो आपका पैरा पे था, ठीक है। और हमने वहाँ बताया कि ऑर्थो वाला ऑर्थो पे ही जुड़े। इसका OH कहाँ से निकालोगे भैया, पैरा पोजीशन एक ही होता है, मेटा पोजीशन दो होते हैं, ये और ये, ऑर्थो पोजीशन ये होते हैं दो, लेकिन पैरा पोजीशन एक ही होता है, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में तो हम देख रहे हैं ना। अब ये पैरा तो ये पैरा थोड़ा ना बोलोगे आप भैया, एक हमारा फंक्शन वो फिक्स होता आता है, और उसी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि मेटा क्या है, पैरा क्या है, ऑर्थो पोजीशन क्या है। तो दो ऑर्थो पोजीशन, दो मेटा पोजीशन और एक पैरा पोजीशन होता है, ये पैरा पोजीशन नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप का पोजीशन है, उसके रिस्पेक्ट में देखने वाला। तो अब बताओ यहाँ से OH तो निकलेगा, लेकिन यहाँ पैरा पे क्या इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, खुद देखो। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, डबल डबल डबल, ये C है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 इधर बनाया है, एक इधर बनाया, एक इधर, टोटल 4। अब इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और जब कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं, और यहाँ से भी क्या निकल सकता है, OH, मतलब ये पर पॉजिटिव है और ये भी खुद पॉजिटिव, पॉजिटिव कभी भी अट्रैक्ट होंगे नहीं। इसलिए जो पैरा पोजीशंस के मॉलिक्यूल्स थे, रेजिन्स थे, उनसे लीनियर बैकेलाइट पॉलीमर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लीनियर बैकेलाइट polymers are not possible
आर नॉट पॉसिबल इन पैरा रेजिन्स। पैरा रेजिन्स, ध्यान रखना कि पैरा रेजिन्स में पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि पैरा एक ही पॉइंट होता है, वहाँ पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए पैरा का पॉसिबल नहीं। इसीलिए मैंने दोनों केस दिखाया। बुक्स में आपको एक ही केस मिलेगा, सिर्फ ऑर्थो लेके दिखा देगा, लीनियर बैकेलाइट बनाते हैं, लेकिन पैरा का क्यों नहीं देता है? क्योंकि पैरा का कोई हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ कोई हाइड्रोजन है जो उसके साथ जुड़ के एक चेन बना सके। क्लियर? ये तो अभी हमारा लीनियर बैकेलाइट था। हमारा एक हमने आपको बताया था कि जो बैकेलाइट होते हैं वो क्रॉस्ड लिंक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि बैकेलाइट का क्रॉस्ड लिंक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो आज तक के अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते आपसे वही रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा या कोई डाउट है कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहे केमिकल गुरु चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।